तो हम शुरू करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। अभी हमने इतनी सारी बातें की है ना, तो इनवर्स ट्रिगो फंक्शन ITF, चलिए शुरू करें। बोल भाई हाँ या ना, सभी को विजिबल है, सभी को ऑडिबल है, सभी को विजिबल, सभी को ऑडिबल, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम वर्ड बाय वर्ड चैप्टर का नाम समझते हैं भाई, है ना। तो इनवर्स, इनवर्स का मतलब क्या होता है? इनवर्स का मतलब होता है, सर हमने तो इनवर्स का मतलब सुना है, ए इनवर्स इज रियल नंबर में ए का इनवर्स यानी 1/a। बोल भाई, है ना, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/a, यही सुना है ना, इनवर्स ऑफ ए, रेसिप्रोकल एक तरीके से, है ना। लेकिन यहां पर अपन ये बेवकूफी नहीं करेंगे, यहां पर इसका ये मतलब नहीं है। लिखा इसी तरीके से जाता है, साइन इनवर्स, ट्रिग्नोमेट्री है ना, इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, तो कई बार लोग इसे 1/sin x बोल देते हैं। साइन इनवर्स x इज इक्वल टू 1/sin x, ये बिल्कुल गलत बात है, ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा करना पाप है। तो सबसे पहले तो पढ़ने से पहले, डू से पहले हम डोंट समझ लेते हैं, ठीक है भाई। साइन इनवर्स x का कतई मतलब 1/sin x नहीं है। बोल भाई समझ आया कि नहीं आया? साइन इनवर्स का मतलब कतई 1/sin x नहीं है, ठीक है, ऐसा करना पाप है। अब सर तो ये कब होगा? ये होता है जब साइन एक्स की होल पावर -1 है। जब साइन एक्स की होल पावर -1 है तब आप बोलेंगे दैट इज 1/sin x। बोल भाई चमका कि नहीं चमका? चमका कि नहीं चमका, है ना। तो वहां पर देखो, पहले तो ये समझे, ये जो फंडा है ये चीज समझे। तो कोई भी, ये हमारे चंगू जी हैं, तो चंगू जी की होल पावर जब -1 चढ़ जाए तब चंगू जी 1 में चले जाता है, ठीक है जी। चंगू जी यानी कि ओवरऑल पावर -1। यहां पर देखो ये ओवरऑल पावर -1 नहीं है, साइन पर -1 है, दैट इज इनवर्स ऑफ साइन, साइन एक्स का इनवर्स नहीं है। क्या ये बात समझ आई? क्या ये बात समझ आई? ठीक है, तो कभी भी साइन इनवर्स एक्स को 1/sin x से कंफ्यूज नहीं करेंगे, और इस बात को लड़ते हुए नहीं कहेंगे, पूरे अधिकार के साथ नहीं लड़ने लगेंगे कि सर a इनवर्स 1/a होता है। हाँ भाई, पर वो a पर इनवर्स है, समझे, यहां साइन x पर इनवर्स नहीं है, साइन का इनवर्स है। तो सर ये कौन सा इनवर्स है? अब वो समझते हैं, आइए जी वो समझते हैं जल्दी से। तो इनवर्स का मतलब, यहां पर देखो फंक्शन है, तो पहले बताओ मैंने आपको फंक्शन कैसे बताया था? फंक्शन एक मशीन की तरीके से बताया था। बोल भाई, बेसिक मैथमेटिक्स में, सॉरी बेसिक मैथमेटिक्स कह रहा हूं, मैंने जब ब्रिज कोर्स हम पढ़ रहे थे तब हमने फंक्शन पढ़ा था। एक इनपुट होता है, एक इनपुट, और उसका कुछ एक आउटपुट निकल के आता है बच्चों। जूसर मशीन मैंने आपको बताया था, जूसर मशीन याद आ रहा है? जल्दी बोल भाई, जल्दी बोल, याद है सभी को? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब देखो भैया, अगर एक फंक्शन है, अगर एक फंक्शन इस तरीके से है, उसमें अगर x इनपुट दे रहे हैं, यहां पर कुछ जो आउटपुट आ रहा है वो f(x) आ रहा है ना। तो अब मैंने क्या किया, एक ऐसा फंक्शन बनाया, समझना जरा। अभी ये फंक्शन है, इसमें हमने कुछ बेटा सर्टेन इनपुट डाला और इसका एक आउटपुट निकल के आया। अब हम एक ऐसा फंक्शन बनाना चाह रहे हैं जो इस काम का उल्टा कर दे, यानी कि सर, तो यानी कि देखो क्या कर दे भाई, वो एक ऐसी मशीन हम बनाना चाह रहे हैं कि भैया उसमें आउटपुट, हम इस फंक्शन का आउटपुट डालें और हमें इनपुट दे दे। क्या करना चाह रहे हैं? इसका हम उल्टा प्रोसेस करना चाह रहे हैं। क्या ये बात समझ आई? क्या ये बात समझ आ रही है? बोल भाई, हम क्या करना चाह रहे हैं, समझो जरा। इनपुट डालते थे फंक्शन में, फंक्शन एक आउटपुट निकालता था, पर अब हम सर कुछ ऐसा एक मशीन बनाना चाह रहे हैं कि उसमें इस फंक्शन का आउटपुट डाले और इस फंक्शन का इनपुट निकल आए। तो यानी कि इस फंक्शन का क्या हो गया, उल्टा हो गया। भाई ये किसी चीज को ब्लैक से व्हाइट कर रहा है, तो ये क्या करेगा, व्हाइट से ब्लैक कर देगा। बोल भाई, यानी कि सर ये अगर मेरा फ्रीजर है, ये मेरा फ्रीजर है, तो ये मेरा बर्नर हो गया, ये मेरा गैस का स्टोव हो गया साहब। मतलब आप सर है ना आइसक्रीम को फ्रीज में जमाइए,
और आजकल तो स्टोव की जरूरत नहीं है, नॉर्थ इंडिया में हम लोगों के यहाँ तो अभी बहुत गर्मी पड़ रही है ना, तो आइसक्रीम बाहर लेकर जाएंगे तो वो पिघल जाएगी, मेल्ट हो जाएगी, उस मेल्टेड को वापस आप फ्रीजर में रख देंगे तो वापस से वो सॉलिड फॉर्म में आ जाएगी। तो फ्रीजर और स्टोव या बाहर की सिचुएशन, गर्मी वाली सिचुएशन, ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स हो गए। बोल भाई, सॉलिड आपने मटेरियल सॉलिड आइसक्रीम सॉलिड फॉर्म में है समझ लीजिए, तो वो मेल्ट होकर लिक्विड फॉर्म में हो जाएगी, उसी लिक्विड फॉर्म को अगर फ्रीजर में रख देंगे तो वापस सॉलिड फॉर्म में हो जाएगी। समझ में आ रहा है? इनवर्स का फंडा समझ आया? बोल भाई, इनवर्स समझ आया सबको कि साहब एक ऐसा फंक्शन है, मैंने बोला एफ का इनवर्स, तो इसका मतलब हो गया सर ये एफ जो फंक्शन था ना, एफ जो फंक्शन था ना उसका इनवर्स है, यानी कि एफ का जो आउटपुट है वो इसके लिए इनपुट का काम करेगा, और एफ का जो इनपुट था वो इसके लिए आउटपुट का काम करेगा। देखो जरा, अगर मैं इनवर्स की बात कर रहा हूं तो देख भाई, ये और ये, तो ये इनवर्स फंक्शन स्टोव वाले के लिए एफ का आउटपुट इनपुट बन रहा है, और इनवर्स का आउटपुट क्या है? ओरिजिनल वाले का इनपुट। पूरा एक सर्कल बन गया। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत किसी को? तो इनवर्स समझ में आया? इनवर्स सर साधारण भाषा में, सादा शब्दों में बताइए। सादा शब्दों में भैया एक ऐसा काम जो उसका उल्टा कर दे। बोले भाई, जैसे आप लोग अपनी तरफ से एक एग्जांपल बताइए मुझे, रियल लाइफ से जुड़ता हुआ, रियल लाइफ से जुड़ता हुआ इनवर्स का, जल्दी बताइए। अपने रियल लाइफ से जुड़ता हुआ इनवर्स का एक एग्जांपल बताइए, देखते हैं कौन बताता है। कोई बताएगा? बोल भाई, एनीवन? चलिए सोचकर मुझे बताइएगा नेक्स्ट क्लास तक, ठीक है? चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। तो अभी थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। तो आप लोगों ने क्लास 11th में थोड़ा बहुत फंक्शन पढ़ा होगा। बोल भाई हाँ या ना, जल्दी बोल, क्योंकि जब तक फंक्शन नहीं पढ़ पाते, लिमिट नहीं पढ़ पाते, तो फंक्शन पढ़ा है, हर बच्चे ने फंक्शन पढ़ा है ना? फंक्शन बेटा जब हमने पढ़ा तो हमने ये पढ़ा होगा कि कैलकुलस की अगर हम बात करें तो कैलकुलस में पहले एक सिंगल एलिमेंट होता है, एलिमेंट के कलेक्शन को बोलते हैं सेट। यही होता है ना भाई, एक एलिमेंट है, फिर वेल डिफाइंड एलिमेंट्स के कलेक्शन को बोलते हैं सेट। चलिए बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। दो सेट को रिलेट करते हैं तो बनता है कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स ए क्रॉस बी, ए इंटू ए क्रॉस बी, ए क्रॉस ए, इस टाइप के ऑर्डर्ड पेयर। याद आ रहा है धुंधला धुंधला? बोल भाई, बहुत सुंदर। कार्टेशियन प्रोडक्ट से आपने दो सेट्स या फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट के आपने कुछ पर्टिकुलर सेट्स एलिमेंट्स ले लिए ऑर्डर्ड पेयर वाले, तो बनता है रिलेशन, बिल्कुल सीक्वेंस में। मैंने आपको इतने 2 हफ्ते से जो लोग ब्रिज कोर्स कर रहे हैं, मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूं, कनेक्टिविटी समझें। सब्जेक्ट्स की कनेक्टिविटी जिस दिन आप समझ जाएंगे, आपको सब्जेक्ट में इंटरेस्ट भी आ जाएगा और समझना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है? तो कैसे एलिमेंट से सेट, सेट से कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट का फिर रिलेशन, और रिलेशन से बनता है फंक्शन। रिलेशन से बनता है फंक्शन। ठीक है? कुछ पर्टिकुलर रिलेशंस, कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हैं और वो आगे चल के बनाते हैं फंक्शन। ठीक है? तो आप देखो चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन और चैप्टर नंबर 1 रिलेशन एंड फंक्शन, दोनों को हम कंबाइन करके समझने की कोशिश कर सकते हैं। पर रिलेशन फंक्शन पढ़ाऊंगा मैं, है ना? ये ना सोचे कि नहीं पढ़ाऊंगा, बेटा मैं पढ़ाऊंगा, है ना? इस बात से बेफिक्र रहे, बस बताना चाह रहा हूं। तो भैया एलिमेंट, सेट, कार्टेशियन प्रोडक्ट, रिलेशन, फंक्शन, ये पूरा चेन समझ आई सबको? चेन समझ आई? अब जरा आगे बढ़ते हैं कि होता क्या है ना बच्चों, रिलेशन, ये जो रिलेशन है, कब ये रिलेशन फंक्शन बनता है? तो दुनिया में बहुत सारे टाइप के रिलेशंस होते हैं, आप लोग अवगत हैं, है ना? आप लोग, और बहुत सारे टाइप के फंक्शंस होते हैं, है ना? मैरिज फंक्शन, बर्थडे फंक्शन, है ना? तरह तरह के एनिवर्सरी फंक्शन, है ना? ओपनिंग फंक्शन, क्लोजिंग फंक्शन, दुख का फंक्शन, सुख का फंक्शन, अच्छे नंबर वाला फंक्शन, बुरे नंबर वाला फंक्शन, तरह तरह के फंक्शन होते हैं।
पर उनमें से कोई भी फंक्शन हमको पढ़ाई नहीं कर रही। उन सबसे सारे फंक्शन जो अच्छे वाले फंक्शन है ना, जिनमें तुम डांस करते हो, पार्टी करते हो, वो कुछ नहीं पढ़ना। हमें कौन से पढ़ने? हमें पढ़ने मॉड फंक्शन, लॉग फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, है ना। सर इनके नाम लेकर मत डराओ। क्यों भाई? सर हमने तो बचपन से वही सुने थे, शादी वाला फंक्शन, बर्थडे वाला फंक्शन, ये वाले फंक्शन। ठीक है, पर कोई बात नहीं, उनसे भी दोस्ती कर लेंगे। चलिए अभी आते हैं। तो सर कुछ कंडीशंस होती हैं जब रिलेशन जाके फंक्शन बनता है ना। जैसे आप लोग सभी लोग 11th 12th में, पर कुछ कंडीशन है, वो कंडीशन जेई मेंस या जेई एडवांस क्वालिफाई करना है। क्या जो बच्चा जेई मेंस और जेई एडवांस क्वालिफाई कर लेगा वो आईआईटी या एनआईटी में पहुंच जाएगा या अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में पहुंच जाएगा? तो ये कंडीशन हो गई। आईआईटी जेई का एग्जाम, मेंस और एडवांस का, ये कंडीशन हो गई। तो रिलेशन हम मान लेते हैं सारे बच्चे जो 11th 12th में पढ़ रहे हैं मैथ्स बैकग्राउंड से, मैथ्स ऑप्स लेके। कंडीशन हो गई जेई मेंस और एडवांस का एग्जाम, और जो उसको क्वालिफाई कर लेगा वो चला जाएगा आईआईटी, एनआईटी और अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेजेस में। ये बात समझ आती है? ये बात समझ में आती है? बड़ी आसान शब्दों में बता रहा हूं, है ना। तो अब जो 11th 12th के सारे बच्चे हैं जो मैथ्स बैकग्राउंड से हैं, वो हो गए रिलेशन, वो सारे के सारे हो गए मान लो रिलेशन। अच्छा, आईआईटी जेई मेंस और एडवांस की जो पेपर है, जो एग्जाम है, वो हो गई दो कंडीशंस, वो हो गई दो कंडीशंस। उन दोनों कंडीशंस को जो सेटिस्फाई करेगा, उन दोनों कंडीशंस को जो सेटिस्फाई करेगा वही जाएगा इंजीनियरिंग करने आगे, आईआईटी, एनआईटी या अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज। तो दो कंडीशंस को जो रिलेशन सेटिस्फाई करेगा वही बनेगा आगे चल के फंक्शन। बोल भाई समझ आया कि नहीं आया? तो यानी कि सर जो क्वालिफाई नहीं कर पाएगा वो इंजीनियर आईआईटी में नहीं पहुंच पाएगा। भाई जेई मेंस क्वालिफाई नहीं कर पाया तो आईआईटी में पहुंच पाएगा क्या? बता भाई, हाँ या ना? नहीं कर सकते। सेम वे यहां है, दो कंडीशंस है, कोई रिलेशन अगर उन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन में फेल हो गया तो वो बड़ा होकर फंक्शन नहीं बनेगा। क्या ये बात समझ में आती है? तो दुनिया में जितने भी रिलेशंस हैं वो सारे के सारे फंक्शंस होंगे क्या? नहीं। वो दो कंडीशन कौन कौन सी? जैसे अभी हमारे लिए जेई मेंस का एग्जाम और जेई एडवांस का एग्जाम, ये दो कंडीशन हो गई बच्चों। ऐसे ही रिलेशन से फंक्शन होने के लिए दो कंडीशन होती है। ठीक है, बोल भाई हाँ या ना? सर तो वो दो कंडीशन कौन सी हैं? वो दो कंडीशन होती हैं, ए से बी का जब एलिमेंट हम रिलेट कर रहे होते हैं, ए सेट है, बी सेट है, दोनों में एक रिलेशन है, फंक्शन हमें डिफाइन करना है एफ फ्रॉम ए टू बी, है ना। ये अभी मैं जब फंक्शन पढ़ाऊंगा तो बहुत विस्तार में पढ़ाऊंगा, पर अभी बता देता हूं। तो ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए रिलेटेड विद सम एलिमेंट ऑफ सेट बी, पहली कंडीशन होती है। दूसरी कंडीशन होती है ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए रिलेटेड विद यूनिक एलिमेंट इन सेट बी। घबराना नहीं। सर ये क्या बोल गए? ये तो सर वैसा लग रहा है जैसे वो म्यूचुअल फंड्स के एड में आखिरी वाली लाइन नहीं आती, म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क, है ना। प्लीज रीड ऑल डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। आती है? सुना है कभी? एड बड़े आराम आराम से आएगा और एंड में इतने जल्दी से बोल जाते हैं कि वो समझ में ही नहीं आता। या पेपर में 100% ऑफ के ऊपर जो छोटे छोटे दो स्टार लगे रहते हैं कंडीशंस अप्लाई वाले, है ना। तो वैसी कुछ हो गई, वैसी कुछ कंडीशन बता दी सर आपने। घबराओ नहीं, मैं बेटा पूरा पढ़ाऊंगा। रिलेशन फंक्शन जब पढ़ाऊंगा तो विस्तार से इन दोनों प्रॉपर्टी पे पूरी एक क्लास लूंगा। और जैसे अभी मैंने आसान शब्दों में अभी तुम्हें इनवर्स समझाया, रिलेशन फंक्शन, रिलेशन से फंक्शन बनने वाली कहानी समझाई, उससे भी आसान एग्जाम्पल से ये याद करा दूंगा। ये सब चुटकियों के खेल है तुम्हारे लिए, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं मैथ्स को बड़े आसान तरीके से, है ना। हम बहुत ज्यादा हैवी काम करते नहीं, मैं खुद आलसी, है ना। तो चिंता मत करो, मेरे जैसा टीचर बड़ा सौभाग्यशाली हो आप, मेरे जैसा आलसी टीचर मिला है आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भैया यहाँ पर कुछ कुछ कंडीशंस होती है, वो कंडीशन हम रिलेशन फंक्शन में पढ़ लेंगे। ठीक है साहब। तो इनवर्स के लिए, इनवर्स के लिए मैं एक चीज बोलूं, जिन लोगों ने भी मेंस के लिए या एडवांस के लिए 11th क्लास में फंक्शन पढ़ा है, उनने टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा तो मैं पढ़ाऊंगा अभी 12th में, घबराना नहीं। बस जिन लोगों ने पढ़ा है उनको रिकॉल करा रहा हूं। अगर पढ़ा है तो अच्छी बात, नहीं पढ़ा तो मैं पढ़ाऊंगा, कोई बात नहीं। टाइप्स ऑफ फंक्शन में बाइजेक्टिव फंक्शन पढ़ा है, बाइजेक्टिव फंक्शन। ये एफ के ऊपर एन लिखना शॉर्टकट तरीका, क्योंकि मैं आलसी हूं, है ना। बाइजेक्टिव फंक्शन, बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है? एक ऐसा फंक्शन
जो क्या हो, सर्जेक्टिव हो और इंजेक्टिव हो। घबराना नहीं इन नामों से, सर ये इतने नाम याद करने थे तो बायोलॉजी ले लेते हम तो, है ना। सर्जेक्टिव हो इंजेक्टिव, सर्जेक्टिव का वन बोलते हैं ऑन टू और इंजेक्टिव 1-1। क्यों भाई 12वीं वालों, सही लिख रहा हूं, सही लिख रहा हूं, बोल भाई हाँ या ना, जल्दी बोल हाँ या ना, सही लिख रहा हूं। चलो भैया 12वीं वालों ने बोल दिया। 11th से जो 12th में अभी अभी 12वीं में आए हैं वो बच्चे बिल्कुल भी ना घबराएं, है ना, बिल्कुल। ये संवैधानिक चेतावनी दे रहा हूं, है ना। जैसे मूवीज में स्टार्टिंग में नहीं आता है कि इस कहानी में दिखाए जाने वाले सभी पात्र काल्पनिक हैं, इनका जीवित या मृत व्यक्ति से कोई भी संबंध नहीं है, अगर कोई संबंध पाया जाता है तो ये महज एक संयोग होगा। तो वैसा ही है ये। इसके पहले मैं डिस्क्लेमर दे देता हूं, संवैधानिक चेतावनी दे देता हूं, घबराना नहीं है। सर पता नहीं है क्या क्या बता रहे हो, सब सीख जाओगे, डिस्क्लेमर बिल्कुल, है ना, सब सीख जाओगे। अगर पढ़ रखा है तो अच्छी बात है, नहीं है तो मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है भाई। तो चलिए, इसमें क्या होता है, मैं आपको एक सिंपल सी भाषा में समझाऊं। फंक्शन में बेटा एक चीज होती है कि फंक्शन का एक इनपुट और एक आउटपुट। हमने फंक्शन अभी इसी तरीके से समझा है, ये देखो आपने बेटा फंक्शन इसी तरीके से समझा है ना अभी तक, जल्दी बोलो हाँ या ना। सर एक मशीन, उसमें एक इनपुट और उससे निकलता हुआ एक आउटपुट, बोलिए हाँ या ना। बाकी जनता, बाकी जनता हाँ या ना, इसी तरीके से समझा है, बहुत बढ़िया। अब आपसे अगर मैं बोलूं कि भाई जूसर मशीन है ये, आपके घर में जूसर मशीन है, मैंने यही एग्जांपल लिया था ना जूसर मशीन, उसमें आने वाले जो फ्रूट्स है सबका नहीं निकाल सकते, तो जो फ्रूट्स और वेजीज है वो डोमेन, याद है ये सबको, धुंधला धुंधला याद है। जिन लोगों को नहीं है मैं बता देता हूं, फंक्शन को मान लिया जूसर मशीन, इसमें हम जो फल डाल रहे हैं वो डोमेन हो गए, यानी वो इनपुट हो गया, उससे निकलता हुआ जो जूस निकल कर आ रहा है वो आउटपुट हो गया, ठीक है, ठीक है। अब मैं आपसे बोलूं कि भाई मैंने आपको संतरा दे दिया, क्या दे दिया, ऑरेंजेस दे दिया, मैंने कहा भाई ऑरेंज दे दिया, और आपको जूसर मशीन के पास खड़े हो, और ऑरेंज देने के बाद मैं आपसे कहूं कि भाई मुझे ऑरेंज जूस भी पिला, और इसी से तू मुझे मैंगो, गर्मियों का मौसम आ गया है, आम पसंदीदा है, तो मैंगो, भाई अकेला ऑरेंज देने से आप मुझे ऑरेंज का भी जूस पिलाइए और मैंगो का भी जूस पिलाइए, क्या ये पॉसिबल है बच्चों, सोच के देखो तो, कॉमन सेंस, कॉमन सेंस। सर ये तो बेईमानी है, आपने दिया हमें ऑरेंज और आप बोल रहे हैं ऑरेंज का भी जूस चाहिए, और किसका और जूस चाहिए हमें, मैंगो का भी, यानी एक इनपुट पर एक से ज्यादा आउटपुट आ सकते हैं क्या, बता भाई, अगर एक इनपुट पर एक से ज्यादा आउटपुट आ सकते हैं क्या बच्चों, से यस और नो। बाकी जनता, सारी जनता लिखे, सारी जनता, 2-4 लोग नहीं, सभी लोग एक्टिव रहे। एक इनपुट पर सर एक ही आउटपुट आएगा ना, ऑरेंज दिया है तो सर ऑरेंज जूस आएगा, मैंगो जूस चाहिए तो मैंगो इनपुट में दीजिए, यही होगा, है ना। तो सिंपल से शब्दों में बोलें तो फंक्शन में क्या होगा सर, एक इनपुट पर एक ही आउटपुट आएगा, ठीक है, बोल भाई हाँ या ना, ठीक। अब इसी चीज को इस्तेमाल कर लेते हैं, जब फंक्शन में एक इनपुट पर एक आउटपुट आएगा, ये रिलेशन की एक कंडीशन होती है, ये हम बाद में पढ़ेंगे, है ना, अभी जब हम रिलेशन फंक्शन पढ़ रहे होंगे, अभी हम छोटे मोटे बच्चे हैं, अभी तो हम इजी टॉपिक उठाया है, तो बस इतनी सी चीज है। अब जरा देखते हैं इनवर्स फंक्शन हमें निकालना किसका है बच्चों, इनवर्स फंक्शन निकालना हमें ट्रिग्नोमेट्रिक का फंक्शन का, तो भैया एक काम करो जल्दी से, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पकड़ो जरा, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पकड़ लिया मैंने। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो सबसे ज्यादा प्रिय है बच्चों को वो है साइन एक्स, बोल भाई साइन एक्स हाँ या ना, ठीक है। अब ये मैंने जो फंक्शन बनाया है बच्चों, ये मैंने मान लो बना दिया आपका y इज इक्वल्स टू साइन एक्स, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं, ये वही फंक्शन है ना, साइन एक्स का ग्राफ है ये, बोल भाई हाँ या ना, ट्रिग्नोमेट्री अभी भी पढ़ाई है मैंने, चलिए बहुत सुंदर। अब एक बात बताओ, इसमें देखो भाई साइन एक्स का मतलब हो गया, एक्स जो है ये आपका इनपुट हो गया,
और y जो हो गया ये आउटपुट हो गया बच्चों, यही होगा, यही होगा। चलो बहुत सुंदर। अब अगर मैं इसका इनवर्स फंक्शन लिखूं, अगर मैं इसका इनवर्स फंक्शन लिखूं तो f नया फंक्शन मैं बनाऊं तो इनवर्स फंक्शन अगर मैं बनाता हूं तो होगा साइन इनवर्स ऑफ x, ऐसे लिखूंगा ना। और नया फंक्शन हमेशा y से इक्वेट करते हैं। बोल भाई, ये एक नया फंक्शन हो गया, y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ x। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, भाई इसका मतलब क्या हो गया, पहले जरा हम इसका मतलब समझ लेते हैं। y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ x, इसको हम पीछे वाली स्लाइड पर ही यही इसको हम एक सेकंड रुकना, हाँ, y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ x। देखें जरा, तो सर इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ सबसे पहले हम ये मैंने साइन, अभी तक ये हो रहा था इसमें x इनपुट दे रहे थे, y आउटपुट आ रहा था। अब अगर मैंने साइन का इनवर्स बनाया तो इसका मतलब क्या हुआ, इनपुट y हो जाएगा, आउटपुट x हो जाएगा। अब तक हमने यही सीखा है ना। तो इसका मतलब यह हो गया कि सर अगर आप इसे लिखना चाहें तो इसे ऐसे लिख सकते हैं कि साइन ऑफ y इज इक्वल्स टू x। बोल भाई, इसको ऐसे लिख सकते हैं भाई, ये इसमें ये इनपुट है, ये आउटपुट है, ये लेकिन फंक्शन कौन सा है, साइन इनवर्स। फंक्शन कौन सा है, साइन इनवर्स। तो ओरिजिनल फंक्शन साइन क्या रहा होगा, इनपुट आउटपुट में बदल गया, आउटपुट इनपुट में बदल गया। देख ले जरा, इनपुट आउटपुट में बदल गया, आउटपुट इनपुट में बदल गया। किसी को कोई तकलीफ, पहले यहां तक बताओ, किसी को कोई तकलीफ तो नहीं। तो अब यहां पे लिखने के बाद सर एक बात बताइए, मैंने कहा हाँ भाई बोलो। सर अगर हम यहां पर इस वाले y की जगह x लिख दें और इस वाले x की जगह y लिख दें, साइन को साइन रहने दें, तो सर ये तो हमारा जाना पहचाना है, y इज इक्वल्स टू साइन x। y इज इक्वल्स टू साइन x जाना पहचाना है कि नहीं। सर ये देखो, ये हमने अभी हमने इसकी ये ग्राफ बना रखा है। बोल भाई, बोल भाई, y इज इक्वल्स टू साइन x। तो सर एक काम क्यों नहीं करते आप एक काम क्यों नहीं करते सर, इस वाले फंक्शन में x एक्सिस को y एक्सिस मान लो, y एक्सिस को x एक्सिस मान लो और ग्राफ बना दो, या जो भी बनाना है वो बना दो, सेम ही तो फंक्शन हो गए। बोल भाई, ऐसे कर दूं। मैंने क्या किया, y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स x, तो इसका इनवर्स वाला यानी फंक्शन क्या रहा होगा कि साइन ऑफ y इज इक्वल्स टू x यूजिंग दिस। अब मुझे ये देखकर याद आ रहा था कि सर अगर x की जगह y होता, y की जगह x होता तो कितना सुंदर होता। ये तो हम पढ़ते आ रहे हैं ना सर, तो ऐसा हो जाए तो मजा आ जाए। तो सर ऐसा होने के लिए क्या होगा, x y बन जाए, y x बन जाए, यानी कि ग्राफ में x एक्सिस को y एक्सिस बोल दो, y एक्सिस को x एक्सिस बोल दो। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, उनसे बोलो साइन इनवर्स x का ग्राफ, तो वो क्या करते हैं समझना जरा, वो कुछ ऐसा ऐसा बना देते हैं। ये अजगर सांप लिपटता हुआ पेड़ से, देखो जरा। बोले सर क्यों, बोले सर ये मैंने बना दी, अब नई वाली x है लेकिन पुराने वाले के हिसाब से ये y है, और ये अब y है, पुराने वाले के हिसाब से ये x है। तो सर देखो ये वाला काम कर दिया मैंने। क्या ये बात समझ आ रही है। आप अपनी एनसीईआरटी खोलना, आप अपनी एनसीईआरटी खोलना, एनसीईआरटी में भी ये सब स्टार्टिंग में दिया हुआ है, और बहुत सारे बच्चे ये करते हैं। तो फिर भैया इसमें ऐसे कर सकते हैं क्या, पहले ये बताओ, ये कर सकते हैं, ये पॉसिबल है। यहां से तो यही दिख रहा है सर, y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स x, तो सर ये साइन y इज इक्वल्स टू x हुआ, y को x से बदल दो, x को y से बदल दो, यानी कि हमने क्या किया, ये वाली ग्राफ तो पता ही था, इसको हमने घुमा दिया, ये x एक्सिस जो है वो y एक्सिस बन गई, y एक्सिस x एक्सिस बन गई। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। क्या बोल रहा हूं मैं, बिल्कुल कर सकते हैं, पर ये फंक्शन नहीं है, पर ये फंक्शन नहीं है, समझे, ये फंक्शन नहीं है। और हम पढ़ने वाले हैं बच्चों
इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्या पढ़ रहे हैं हम? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इनवर्स समझ गए, ट्रिग्नोमेट्री आती है। अब समझते हैं कि इसमें फंक्शन का क्या रोल है। अभी अभी मैंने आप लोगों से एक बात पूछी थी कि एक इनपुट पर एक ही आउटपुट आएगा फंक्शन में, यह बात गारंटी है? एक इनपुट पर एक ही आउटपुट आएगा फंक्शन में, यह गारंटी है? हाँ। अब जरा यहां देखें और थोड़ा सा दिमाग पर जोर दें। मैंने आपको स्टार्टिंग की क्लासेस में या फिर आप लोग पहले से जहां भी पढ़े हों, आपको इतना तो पता है ना कि अगर ग्राफ बनाते हैं तो जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है उस पर इनपुट लेते हैं और वर्टिकल एक्सिस पर आउटपुट लेते हैं। बोलो बच्चों, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर इनपुट जिसे हम एक्स ट्रीट करते हैं और वर्टिकल जो हमारी एक्सिस होती है उस पर हम आउटपुट लेते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल हॉरिजॉन्टल पे, डिपेंडेंट वेरिएबल वर्टिकल पर बता रखा है मैंने। अब जरा यहां समझें, एक ही इनपुट पर देखो जरा, ये मैंने एक्स की एक ही वैल्यू ली और इस पर कितने सारे आउटपुट आ रहे हैं। यानी कि सर ये तो कैसी मशीन बना दी? सर ये तो आपने ऐसी मशीन बना दी, एक इनपुट पर बहुत सारे आउटपुट। यानी संतरे का जूसर में हमने संतरा डाला और हमको जो जूस है वो मिल रहा है आम का, अनार का, संतरे का, मौसमी का, सबका जूस देगा रे तेरा फैजल है। ये तो वो वाली सिचुएशन हो गई। सर आप तो एक फल दो, सबका जूस देगा तेरा फैजल वाला। देख भाई, हो गया। एक इनपुट पर बहुत सारे आउटपुट मिल गए, तो ये तो क्या हो गया? सत्यानाश हो गया। भैया ऐसा तो पॉसिबल होता नहीं है। सर ऐसा तो ये तो गड़बड़ है साहब, ये तो कुछ गड़बड़ है। एक इनपुट पर कितने आउटपुट मिलेंगे हमें, बताइए जरा फंक्शन में। एक इनपुट पर कितने आउटपुट मिलेंगे हमें, जरा फंक्शन में बताइए भाई। अब यहां पर मिल रहे हैं भैया इनफाइनाइट, हकीकत में नहीं होता। हकीकत में ऐसी कोई मशीन देखी है? बताओ जरा कि सर उसमें एक फल डालें और बहुत सारे फलों का रस निकले। सर अगर ऐसा होता तो हम आलू डालते और सोना बनाते, है ना। एक महान इंसान ने कुछ दिनों पहले एक डायलॉग दिया था, है ना। और आज की मार्केट के हिसाब से बोले तो आलू डालकर नींबू का रस निकालते, है ना। नींबू बहुत महंगे हो गए हैं, है ना, बहुत नीम बन रहे हैं, तो हम भी एक नीम बना लेते हैं सब, है ना। तो बताइए, खैर वापस आते हैं। तो भैया बताओ, ये एक इनपुट पर बहुत सारे आउटपुट, पर रियलिटी में एक इनपुट पर कितने आउटपुट निकलते हैं? बोल भाई, रियलिटी में एक इनपुट पर कितने आउटपुट निकलते हैं? बता भाई जल्दी। एक, बहुत, है ना। सर एक जिसका, सर ऐसी ही मशीन दुनिया में बनाई जा सकती है कि जिसमें जो फल डालो उसी का जूस निकले। यानी एक इनपुट, एक तरीके का फल, उसी तरीके का जूस। तो सर ये जो बनाया है ना आपने, ये कतई बेहुदा चीज बनाई है ना। वो शार्क टैंक में नहीं बोलता अश्लील गोबर कि सर मतलब मेरी आंखें भगवान उठा ले, मुझे ऐसा प्रोडक्ट ना मैंने देखा है ना आगे मैं देखना चाहूंगा, इससे ज्यादा वाहियात प्रोडक्ट बन ही नहीं सकता। तो ये वही है, इससे ज्यादा वाहियात हम ग्राफ बना ही नहीं सकते साफ फंक्शन का, इससे ज्यादा वाहियात कुछ हो ही नहीं सकता। भगवान उठा ले मुझे इससे पहले, इससे ज्यादा वाहियात कुछ देखने के लिए। ठीक है भाई। तो अब हमें बनाना है फंक्शन। अब फंक्शन बनाना है यानी कि एक इनपुट पर एक ही आउटपुट होगा। बोल भाई, एक इनपुट पर एक ही आउटपुट होगा। तो क्या किया मैथमेटिक्स में हमने बच्चों, अब समझते हैं जरा क्या किया हमने मैथमेटिक्स में, कि हमने ना इस पूरे की एक ब्रांच पकड़ ली, उतना पार्ट पकड़ लिया जिसमें ये अपनी सारी वैल्यूज भी दिखाते, पूरी हरकतें भी दिखाते भाई तू अपनी, और उसके साथ साथ ये जो इसने काम किया है ना कि संतरे का, अनार का, केले का, सबका जूस देगा रे तेरा मौसम्बी, वो काम दोबारा ना हो। ठीक है भाई, ये गैंग्स ऑफ वासेपुर में ही अच्छा रहेगा, वो यहां पर अच्छा नहीं रहेगा। तो हमने क्या किया बच्चों, एक पर्टिकुलर सेक्शन, अभी ग्राफ पर ना जाएं, है ना, अभी ग्राफ पर ना जाएं, बट समझने की कोशिश करें। तो मान लो मैंने इतना सा सेक्शन उठा लिया, ये येलो वाला सेक्शन, ठीक है। अब देखो, अब ये सारी जगह पर सिर्फ एक बार में एक ही इनपुट पर एक ही आउटपुट देगा। देख भाई जरा जल्दी देख, मैंने क्या किया, मैंने कहा भाई देख ये तू जो पूरा जा रहा है ना, ये मेरा काम खराब कर रहा है, मेरी फंक्शन नहीं बना पा रहा है, तो मैं इसका कुछ पर्टिकुलर सेक्शन ले लूंगा, कुछ पर्टिकुलर सेक्शन ले लूंगा। सर ये खड़े मत सर, तो अगर मैं इसे इस तरीके से देखूं जो ओरिजिनल वे होता है, तो इसमें मैंने क्या बोला कि भाई मैं ना क्या करूंगा, तेरा ये वाला सेक्शन ले लूंगा,
ठीक है, यानी कि माइनस पाई बाई टू से साइन में पाई बाई टू तक की वैल्यूज ले लूंगा। सर ऐसा क्यों किया आपने? भाई देख सिमेट्री बन रही है एक तो, है ना, सिमेट्री थोड़ा अच्छा लगता है देखने में। दूसरी चीज, साइन पूरी वैल्यूज देता है -1 से 1। साइन पूरी दम लगा ले, उसकी आउटपुट की वैल्यूज -1 से 1 होती है। अब उसकी कोई वैल्यू छोड़ दो, एक तो गरीब आदमी ऊपर से -1 से 1 ही दे रहा है, उसमें भी तुम छोड़ दो कुछ, तो भाई ना इंसाफी ना। तो हमने क्या किया, ऐसा इंटरवल लिया जिसमें वो -1 से 1 तक की सारी वैल्यूज दे रहा था आपने। तो वो कौन सा हुआ, -π/2 से π/2। बात समझ में आई? और ये हमने क्यों लिया, ताकि ये ऊटपटांग काम, ये ऊटपटांग प्रोडक्ट, ये बेहुदगी हमको दोबारा ना देखने को मिले। क्लियर है? बोल भाई क्लियर है? ठीक है। अब ये जो हटाया ना सर, ये जो जिसकी वजह से हमारा काम बन रहा है, जिसकी वजह से हमारा काम बन रहा है, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ब्रांच। क्या बोलते हैं इसको? प्रिंसिपल ब्रांच। भैया ये ब्रांच यानी कि टहनी, यानी कि हिस्सा, ट्री में होता है ना वो वाला ब्रांच। तो ये वो शाखा या ये वो हिस्सा है जिसकी वजह से हम अपना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ेंगे। ठीक है भाई। तो ये ओरिजिनल, अभी ये ग्राफ किसका है, y इक्वल्स टू साइन एक्स का। तो भैया ये -π/2 से π/2, -π/2 से π/2, y इज इक्वल्स टू साइन एक्स के लिए इनपुट है, क्योंकि x एक्सिस पर होगी, इनपुट है। तो इनवर्स फंक्शन के लिए क्या हो जाएगा, बता भाई जरा। साइन के इनवर्स फंक्शन के लिए -π/2 से π/2 क्या हो जाएगा? साइन के इनवर्स के लिए -π/2 से π/2 क्या होगा? इनपुट होगा या आउटपुट होगा? इनपुट होगा या आउटपुट होगा? जल्दी बताइए। साइन इनवर्स x के लिए ये जो हमने लिया है -π/2 से π/2 वाला जो रीजन है, ये इनपुट होगा या आउटपुट होगा? साहब साइन के लिए क्या था, x एक्सिस पर, यानी कि साइन x के लिए क्या था, इनपुट था। साइन x के लिए इनपुट था, तो इनवर्स वाले के लिए आउटपुट होगा। भाई इनवर्स वाले में क्या होता है, इनपुट आउटपुट में बदल जाता है, आउटपुट इनपुट में बदल जाता है। साइन वाले के लिए इनपुट है, क्यों? क्योंकि x एक्सिस पर है, समझो भाई जरा। तो इनवर्स वाले के लिए आउटपुट होगा। बोल भाई हाँ या ना, बोल भाई हाँ या ना। तो क्लोज इंटरवल, क्योंकि इनको इन्वॉल्व किया, इनको इंक्लूड कर लिया, -π/2 से π/2 तक की वैल्यूज ली। ठीक है भाई। तो साइन इनवर्स एक्स का आउटपुट -π/2 से π/2 होगा। इस बात में आपको किसी को कोई दिक्कत? इस बात में किसी को कोई दिक्कत? और साइन एक्स के ग्राफ में ये जो चीज है, इसको बोलेंगे हमने प्रिंसिपल ब्रांच। क्यों? क्योंकि साहब इसी वाले ब्रांच को ड्राइव करके, इसी वाली ब्रांच को वहां से उठाया हमने, तब जाकर हमारा इनवर्स फंक्शन बना। नहीं तो क्या था, नहीं तो सर बहुत ही ऊटपटांग सी चीज आ रही थी, उसे देखकर तो हमारी आंखें ही फटने को तैयार थी। ये क्या देख लिया भगवान आंखों ने, है ना। ठीक है जी। जिंदगी में होता है ना, कई बार हम बोलते हैं कि चलो ये काम कर लेते हैं, जो होगा देखा जाएगा। जैसे आप में से कई लोगों ने कक्षा 10वीं में ये सोचकर मैथ्स ले लिया कि जो होगा देखा जाएगा, चलो ले लेते हैं मैथ्स, और अब जो हो रहा है वो देखा नहीं जा रहा। भगवान ये क्या हो रहा है ना। ऐसा हो रहा है बहुत सारे लोगों के साथ। क्यों दिव्यांश? चलिए, तो भैया ये साइन इनवर्स का आउटपुट हो गया। अब आते हैं, बात करते हैं भैया इनपुट की। हाँ भाई जल्दी। तो साइन इनवर्स का इनपुट क्या होगा? सर इस रीजन में साइन एक्स में, साइन एक्स का जो आउटपुट है वो साइन इनवर्स के लिए इनपुट होगा। साइन एक्स का जो आउटपुट है वो साइन इनवर्स का इनपुट होगा। बोल भाई हाँ या ना, जल्दी बोल भाई हाँ या ना, यस और नो। साइन एक्स का जो इन आउटपुट है वो इनवर्स वाले का इनपुट होगा। अच्छा सर यहां पर जरा देखें, गौर फरमाइएगा। आउटपुट देखते हैं एक्स एक्सिस पर, सॉरी आउटपुट देखते हैं वाई एक्सिस पर। तो ये जो रीजन है, ये देख भाई, ये आ रहा है लाइन y इज इक्वल्स टू 1 और ये मिनिमम y इज इक्वल्स टू -1। तो y इज इक्वल्स टू 1 से लेके y इज इक्वल्स टू -1,
ये साइन एक्स के आउटपुट, साइन एक्स का आउटपुट यानी कि साइन एक्स की रेंज होती है भाई। बोल भाई हाँ या ना, बोल भाई हाँ या ना। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। तो जैसे ही ये रेंज सॉरी ये आउटपुट होता है तो इनवर्स के लिए ये इनपुट हो जाएगा भाई। बता भाई, किसी को कोई दिक्कत हो तो बोले, किसी को कोई दिक्कत हो तो बोले। एनी डाउट्स? तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में डोमेन और रेंज कैसे देखनी है? सर साइन इनवर्स, साइन का इनवर्स देखा, उसकी डोमेन यानी उसका इनपुट हो गया -1 से 1, आउटपुट हो गया -π/2 से π/2। डोमेन होता है इनपुट, रेंज होता है आउटपुट, फंक्शन हो गया मशीन। बोल भाई कोई प्रॉब्लम? बोल भाई कोई प्रॉब्लम? किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम हो? तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब यह हो गया कि साइन इनवर्स एक ऐसा फंक्शन है, इसके अंदर कुछ भी आए। हमारे ये चंगू जी, चंगू जी हैं ये, है ना, ये चंगू जी जब साइन इनवर्स के घर में जाना चाहें तो कब जा सकते हैं? जब चंगू जी की वैल्यू -1 से 1 हो। अगर -1 से 1 नहीं होगा तो साइन इनवर्स इसको डंडे से मार के भगा देगा, बोले तेरे पर मैं काम करूंगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये इसके इनपुट के सेट में, ये इसके डोमेन के सेट के बाहर हो जाएगा। कब? जब -1 से 1 के बाहर होगा। बात समझ में आई? अगर ये इनपुट -1 से 1 के बीच है, चंगू जी की वैल्यू सपोज है ना, अभी अपन सोच रहे हैं, अगर इसकी वैल्यू बच्चों सोच के बताओ, अगर मैंने 1/2 ले ली तो क्या ये डंडे मारेगा या बोलेगा कि साइन इनवर्स 1/2 एक्सेप्टेबल? साइन इनवर्स 1/2 एक्सेप्टेबल है, हाँ या ना? कि डंडे मार के भगा दिया जाएगा? बोल भाई 1/2 एक्सेप्टेबल है। क्यों? क्योंकि सर -1 से 1 के बीच आ रहा है। अच्छा, वहीं पर अगर इसकी वैल्यू 3/2 हो जाए, 3/2 हो जाए तो एक्सेप्टेबल नहीं है, डंडे मार के दौड़ा दौड़ा के भगाया जाएगा। साइन इनवर्स वो डंडा लेके चलेगा कि जो हमारे चंगू भाई साहब है ना, ये दौड़ दौड़ के पिटते नजर आएंगे आपको। ठीक है, 3/2 -1 से 1 के बाहर है, 1 से आगे निकल जाएंगे नंबर लाइन पर। ठीक है भाई, तो 1/2 आप ले सकते हैं, 3/2 आप नहीं ले सकते। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात समझ आई? ठीक है, आउटपुट इसका हमेशा -π/2 से π/2 होगा। आउटपुट हमेशा साइन इनवर्स का -π/2 से π/2 के बीच होगा। यानी कि कल के दिन कोई आपको ये बोले, समझना जरा, गौर फरमाए कि भैया साइन इनवर्स ऑफ एक्स की वैल्यू, ये मंगू जी आ गए हमारे, एक साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू ये बोले कि भैया मैं पाई हूं, तो आप क्या कहोगे? ये उल्लू बना रहे भाई, तेरी आउटपुट की वैल्यू पाई हो ही नहीं सकती, तुम्हारी मैक्सिमम वैल्यू π/2 है। साइन इनवर्स एक्स, जैसे ही आप इसे देखो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? साइन इनवर्स, इसकी मैक्सिमम वैल्यू π/2 होती है, क्योंकि ओवरऑल ये -π/2 से π/2 के बीच होता है। इसकी वैल्यू कभी पाई हो ही नहीं सकती। क्लियर है? इसकी वैल्यू बच्चों π/3 पॉसिबल है क्या? π/3 पॉसिबल है? आउटपुट π/3 पॉसिबल है? बिल्कुल, क्योंकि -π/2 से π/2 के बीच पॉसिबल है। अच्छा, 2π/3 पॉसिबल है क्या बच्चों? 2π/3 नहीं पॉसिबल है। 2π/3 का मतलब हो गया 120 डिग्री। 2π/3 का मतलब क्या हो गया? 120 डिग्री। जैसे ही 120 डिग्री हुआ, इसका मतलब क्या हो गया? 190 तक जाना था। बोले ना भाई, ठीक है भाई, 2π/3 120 डिग्री नहीं हो सकता। तो इनपुट और आउटपुट का फंडा समझ आया? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में इनपुट और आउटपुट वाला फंडा समझ आया? कैसे हमने इनपुट लिया, कैसे हमने आउटपुट लिया। किसी भी 11th-12th के किसी भी बालक बालिका को कोई भी 1% डाउट हो, मुझसे पूछ सकता है, अभी बता दूंगा। प्रिंसिपल ब्रांच कैसे सिलेक्ट की? ऐसे सिलेक्ट की साहब कि ये जो था ना, ये सांप सा लपेट रहा था, एक इनपुट पर बहुत सारे आउटपुट ना आए। मैथमेटिकल लैंग्वेज में हम बोलते हैं, हमने वो सेट ऑफ वैल्यूज ली जिसमें हमारा फंक्शन 1 1 था, मैनी टू 1 नहीं था। मैथमेटिकली उसको क्या बोलते हैं?
हमने वो सेक्शन लिया जिसमें हमारा फंक्शन 1 था। 1 यानी एक इनपुट पर एक आउटपुट। क्लियर है? हाँ बोल भाई, क्लियर है सभी को? किसी को कोई डाउट नहीं? किसी को कोई डाउट नहीं? तनु, मानवी, शौर्य, शौर्य, वृंदा सिंगल, अर्णव, उर्वी, ईच एंड एवरीवन, सभी को क्लियर? चलिए आगे बढ़े। हाँ भाई आगे बढ़े। चलिए बहुत सुंदर। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। आइए अब एक चीज और सीख लेते हैं, लगे हाथ एक और बात सीख लेते हैं कि सर डोमेन समझ गए, रेंज समझ गए, सर ग्राफ कैसे बनाए? सर ग्राफ कैसे बनाए, है ना? ग्राफ सीखते हैं तो एक बात को हम अभी से गांठ बांध के अपने दिलो दिमाग में बिठा लेते हैं कि ग्राफ ऑफ इनवर्स फंक्शन, ग्राफ ऑफ इनवर्स फंक्शन। बच्चों कैसे बनाएंगे ग्राफ? बहुत आसान है भैया। एक बात बता, इनवर्स फंक्शन का मतलब क्या था? इनपुट आउटपुट में बदल गया, आउटपुट इनपुट में बदल गया, इनपुट आउटपुट में बदल गया, आउटपुट इनपुट में बदल गया। यानी अगर फंक्शन एफ एक्स था, उसमें अगर एक्स की वैल्यू, इसको ऐसे लिखते हैं, y इज इक्वल टू एफ एक्स था, है ना? ये फंक्शन है। तो अगर मान लो 2 आ रहा है फंक्शन 1 इनपुट देने पर, इसका मतलब यही हुआ ना, फंक्शन में 1 इनपुट दिया, 2 आउटपुट आया। तो इसका इनवर्स जो होगा, इनवर्स जो होगा उसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? सब फंक्शन का इनवर्स का इनपुट है 2, तब आउटपुट है 1। इनपुट आउटपुट बदल देना। यहां पर देख, 1 फंक्शन का ये क्या कह रहा है समझे? ये फंक्शन है, ये कह रहा है 1 इनपुट दे, आउटपुट आएगा 2। इसके हिसाब से इनवर्स क्या हो गया? इसका इनवर्स बनाया, इनपुट डाला 2, आउटपुट आ गया 1। बोल भाई, क्लियर? क्लियर? हाँ या ना? ठीक है, बहुत सुंदर। अब जरा आगे बढ़ते हैं। तो भैया यहां पर ना, यहां पर एक बात बताओ, अगर मैं इसे ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में लिखूं x, y में, समझना जरा, तो फंक्शन f जो है उसको लिखेंगे 1, 2। उसको क्या लिखेंगे? 1, 2। और इनवर्स के लिए लिखेंगे, इनवर्स के लिए लिखेंगे 2, 1। इनवर्स के लिए 2, 1 लिखेंगे ना, पहले इनपुट फिर आउटपुट। हम ये x, y नहीं, इसको आप ऐसे समझो, इसको आप कैसे समझो? इसको आप समझो, ये लिख रहे हो आप इनपुट कॉमा आउटपुट। तो यानी कि एक ऐसी लाइन जिसपे x y में कन्वर्ट हो जाए, y x में कन्वर्ट हो जाए। कुछ दिन पहले ही स्ट्रेट लाइन पढ़ाया मैंने, स्ट्रेट लाइन पढ़ाया था मैंने, अभी हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लास्ट ब्रिज कोर्स में, वहां पर मैंने एक लास्ट में चलते चलते इमेज ऑफ द पॉइंट का जिक्र किया था। तो अगर आप ग्राफ स्ट्रेट लाइन में किसी भी पॉइंट की इमेज y इज इक्वल टू एक्स वाली लाइन से लेंगे तो x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट स्वैप हो जाते हैं बच्चों। आप करके देख लेना, फाइंड द इमेज ऑफ एनी पॉइंट x, y विद अल्फा, बीटा विद रिस्पेक्ट टू द लाइन y इज इक्वल टू x। तो उसमें क्या होगा? x और y रिप्लेस हो जाएंगे। सेम यहां पर। तो इसका कहने का मतलब मेरा यह है कि ग्राफ बनाने के लिए तो लिख लें, टू ड्रॉ y इज इक्वल टू f इनवर्स ऑफ x, टेक रिफ्लेक्शन ऑफ y इज इक्वल टू fx with respect to y इज इक्वल टू x लाइन। दुनिया में कभी भी, ये सिर्फ यहां पर ट्रिग्नोमेट्री में नहीं, दुनिया में कभी भी इनवर्स का ग्राफ आपको बनाना हो
कोई भी फंक्शन दे दे, वो ट्रिग्नोमेट्री हो ना हो, कोई भी फंक्शन हो, उसका इनवर्स का ग्राफ बनाना हो, आप क्या करोगे, y इज इक्वल टू एक्स वाली लाइन के अबाउट उसका रिफ्लेक्शन ले लोगे। रिफ्लेक्शन का मतलब उसे मिरर बनाओ, जैसा इधर आ रहा है वैसा ही दूसरी साइड कर दो। क्लियर है? बोल भाई क्लियर है? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि y इज इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट जब भी हम रिफ्लेक्शन लेंगे तो x और y कोऑर्डिनेट स्वैप हो जाते हैं, x कोऑर्डिनेट y बन जाता है, y कोऑर्डिनेट x बन जाता है। जिनको भी डाउट आ रहा हो वो इसको प्रूफ भी कर सकते हैं। स्ट्रेट लाइन अभी कुछ दिन पहले ही पढ़ाया, लास्ट क्लासेस में स्ट्रेट लाइन ही चल रहा था। ठीक है भाई, तो अब जरा मैं इन इत्मीनान से पहले फंक्शन को थोड़ा डिटेल में करता हूं। पहला फंक्शन है मेरा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x। इस फंक्शन में मैं इनपुट यानी कि डोमेन जो होगी मेरी वो क्या होगी बच्चों, और रेंज क्या होगी बच्चों, डोमेन यानी इनपुट। साइन इनवर्स का इनपुट, साइन इनवर्स में कौन जाके बैठ सकता है, साइन इनवर्स में कौन जाके बैठ सकता है, बता भाई। -1 से 1 या -π/2 से π/2, क्या लिखूं डोमेन, डोमेन बता भाई जल्दी जल्दी बता भाई। -1 to 1, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, अभी अभी बताया। ये देख भाई, साइन इनवर्स का इनपुट क्या है, -1 से 1, देख ले भाई, और आउटपुट क्या है, -π/2 से π/2, -π/2 से π/2। ठीक है भाई, ठीक है, बोल हाँ या ना, बोल हाँ या ना। अच्छा, अब इसका ग्राफ बना देते हैं, अब इसका ग्राफ बना देते हैं। तो हमने क्या किया, सबसे पहले साइन एक्स का ग्राफ बनाया -π/2 से π/2 में। देखो भाई, -π/2 से π/2 में ऐसे ही कुछ ग्राफ आएगा, हाँ या ना, सोच के देखो। इसको अगर मैं आगे कंप्लीट करूं तो ये साइन एक्स का ग्राफ बन जाएगा, है ना। तो मैंने क्या करना है, मैंने सिर्फ वो वाला पोर्शन लिया, कौन सा वाला, प्रिंसिपल ब्रांच वाला। अब नंबर को, अब देखो जरा, इसके बाद हमने एक लाइन ली, वो लाइन कौन सी है, y इज इक्वल्स टू एक्स। समझते जाना जरा ग्राफ कैसे बन रहा है, y इज इक्वल्स टू एक्स की लाइन ली, और इस लाइन के अबाउट रिफ्लेक्शन लिया। इस लाइन के अबाउट मैंने क्या लिया बच्चों, रिफ्लेक्शन लिया। तो देखना जरा, ये हो गया रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है, जैसे अगर ये है, इसके ऊपर ऐसा ग्राफ है तो ये रिफ्लेक्शन ऐसा हो गया। ठीक है, तो अब जो आपका ये पर्पल टाइप का जो ग्राफ दिख रहा है, ये किसका ग्राफ हो गया, इनवर्स का। कौन से इनवर्स का, साइन इनवर्स का। तो ये वाला ग्राफ है y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ x। ये जो ग्राफ है ये है y इज इक्वल्स टू साइन एक्स का। क्या किया हमने, y इज इक्वल्स टू एक्स के अबाउट रिफ्लेक्शन ले लिया। तो अब यहां पर मैं इसका ग्राफ भी बना देता हूं। ऐसा कुछ बनेगा, बोल भाई हाँ या ना। ठीक है, चलिए ऊपर वाली वैल्यूज बताइए जरा, ऊपर वाली वैल्यूज और नीचे वाली ये हॉरिजॉन्टल। तो ये देखिए, ये आउटपुट बनाएगा, तो यानी कि आउटपुट कौन सी हो गई, -π/2 से π/2। तो ये वाली जो वैल्यू हो गई, ये लाइन हो गई π/2, ये हो गया माइनस का π/2। बोल भाई, और इनपुट वाली जो लाइनें हैं, ये हो गया -1, ये हो गया +1। बोल भाई, तो अगर मैं इसको यूं बोलूं
अगर मैं इसको यूं बोलूं कि भैया हमने क्या किया, हमने ना एक रेक्टेंगल बनाया, समझते जाना जरा। ऊपर लाइन ली y इज इक्वल्स टू π/2, y इज इक्वल्स टू -π/2। यहां पर हमने दो लाइनें ली, x इज इक्वल्स टू 1, x इज इक्वल्स टू -1। अब हमने ग्राफ बनाना शुरू किया, तो ये ऐसे, बोल भाई समझा कि नहीं समझा? तो ये पूरा का पूरा ग्राफ किस में बंद हो जाएगा? एक किस में बंद हो जाएगा? एक रेक्टेंगल में। साइन इनवर्स रेक्टेंगल में बंद हो गया, हाँ या ना? ग्राफ बनाना समझ गए? ग्राफ बनाना समझ गए? भाई बहुत मेहनत से पढ़ा रहा हूं, ईमानदारी से बताना हाँ या ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? वरना है, समझ में आ रहा है? एकदम एकदम एक एक कॉन्सेप्ट खुलते जा रहे हैं दिमाग के सामने, आंखों के सामने खुलता जा रहा है, हाँ या ना? जल्दी बोल। क्लियर है? साइन इनवर्स की सारी बातें क्लियर हो गई, इनवर्स फंक्शन क्लियर हो गया, y इक्वल टू साइन इनवर्स, डोमेन कैसे आई, रेंज कैसे आई, ग्राफ कैसे बनाया, सारा फंडा क्लियर, एकदम एकदम सारा फंडा क्लियर। बोल भाई, किसी भी बच्चे को 1% भी कोई डाउट हो तो, एक बच्चे को 1% भी डाउट हो तो बोले। चलो बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, आगे बढ़ो, आगे बढ़े भाई, चलिए चलिए। तो हमने सर इस तरीके से साइन के बारे में सीख लिया, हमने क्या कर लिया भाई? साइन के बारे में सीख लिया। तो अब हम एक काम करते हैं सर, अब ऐसे ही आगे और भी फंक्शंस, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉट इनवर्स, कॉसेक इनवर्स, सेक इनवर्स, ट्रिग्नोमेट्री 6 फंक्शन होते हैं, तो इनवर्स 6 के 6 सारे के इनवर्स पढ़ने हैं हमको। बात समझ में आ रही है? सभी के हमको क्या पढ़ने हैं बच्चों? इनवर्स पढ़ने हैं। तो आप सबसे पहले एक चीज देखें, हम इनकी डोमेन रेंज समझते हैं। तो यहां पे लिख रहा हूं मैं डोमेन, यहां पे लिख रहा हूं मैं रेंज। क्लियर है? यहां पे मैं लिख रहा हूं फंक्शन, तो पहला फंक्शन मेरा साइन इनवर्स, दूसरा फंक्शन मेरा कॉस इनवर्स, तीसरा फंक्शन मेरा टेन इनवर्स। अभी मैं 3 ले रहा हूं, 3 फिर लेता हूं। बोल भाई। ठीक है, यहां तक चलिए। अभी अभी आपने सीखा इनवर्स में, अभी अभी आपने सीखा इनवर्स में क्या होता है, इनपुट आउटपुट में कन्वर्ट हो जाता है, डोमेन रेंज में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर हमें साइन इनवर्स की डोमेन लिखनी है, तो इसका मतलब क्या हो गया? ओरिजिनल फंक्शन की रेंज लिखनी है, ओरिजिनल वाले फंक्शन की रेंज लिखनी है, यानी ओरिजिनल फंक्शन का इनपुट आउटपुट इनवर्स फंक्शन का इनपुट बन जाएगा। तो साइन की साइन एक्स की रेंज, साइन एक्स की रेंज, रेंज का मतलब कहां से कहां तक जा सकता है, फंक्शन में रेंज का मतलब यही होता है ना। तो साइन इनवर्स की डोमेन यानी साइन एक्स का रेंज कितना? -1 से 1। साइन की वैल्यू यही होती है ना भाई, साइन का आउटपुट। अच्छा सर कॉस का भी तो यही होता है, हाँ भाई, तो सर कॉस की भी डोमेन यही हो गई। सर टेन की डोमेन तो सर ऑल, टेन जो होता है, टेन का आउटपुट तो ऑल रियल नंबर्स आता है, आर बोले या फिर -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी बोले, आर भी लिख सकते हैं ऑल रियल नंबर्स, और -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। बोल भाई। तो डोमेन लिखना तो बड़ा आसान है, कैसे आसान है? इनपुट ओरिजिनल फंक्शन की रेंज लिख दीजिए, कोई दिक्कत किसी को? -π/2 से π/2 कॉस इनवर्स, चलिए -1 से 1 हो गया। रेंज समझ में आई थी सबको? ये -π/2 से π/2 कैसे आया था, ये समझ आया था? जल्दी बोल भाई, जल्दी बोल भाई। बहुत बढ़िया,
बहुत बढ़िया। कॉस इनवर्स के लिए आप कॉस का ग्राफ बनाएं। अब देखें जरा, कॉस का ग्राफ बनाएं और मुझे बताएं कि कौन सा सेगमेंट ले हम प्रिंसिपल ब्रांच के लिए। आप अपने आप सोचो, कॉस का ग्राफ देखो जरा, अज्यूम करो कॉस का ग्राफ बच्चों। तो मैं एक काम करता हूं, कॉस का ग्राफ यहां आपके लिए बना देता हूं, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। कॉस का ग्राफ यूं बनेगा, कॉस का ग्राफ यूं बनेगा। अब देख भाई, जीरो के आसपास में ना 1 से लेके -1, 1 ये हो गया और -1 ये हो गया। तो सर एक सेगमेंट तो हो सकता है आप ये ले लो, ये वाला लाइन, और एक हो सकता है कि सर आप ये वाला लाइन ले लो, है ना। तो हम थोड़े से ऑप्टिमिस्टिक आदमी हैं, पॉजिटिव अप्रोच वाले लोग हैं, कोरोना पॉजिटिव नहीं है ना, और पॉजिटिव टुवर्ड्स लाइफ। कोरोना ने आके पॉजिटिव टर्म की एकदम ऐसी हालत कर दी है, लोग पॉजिटिव सुन के डर जाते हैं। कोरोना पॉजिटिव नहीं, कोविड पॉजिटिव नहीं है बच्चों, है ना। तो भैया ये देखो यहां पर, लेकिन हम पॉजिटिव, हमारा अप्रोच पॉजिटिव है, तो हम पॉजिटिव वाला सेक्शन लें तो 0 से लेके पाई तक का रेंज ले लें, 0 से लेके पाई तक। बोल भाई, 0 से पाई ले लें। देखो 0 से पाई में सारी वैल्यूज मिल जाएंगी आपको, -1 से 1 वाली। क्लियर है? बोल भाई हाँ या ना। चलो, तो यहां पर इसकी रेंज कितनी हो जाएगी? 0 से पाई। क्या ये बात समझ आई? अरे 0 से पाई, क्या ये बात समझ आई? मतलब देख रहे हो कितने घटिया लेवल की वो राइमिंग हो रही है। ट्रक के पीछे लिखे जाने वाली लाइनें हैं ये, तो उनकी राइमिंग कर रहे हैं हम। चलिए, 0 से पाई समझ में आ गया सभी को? हर बच्चे को 0 से पाई क्लियर हो गया कि क्यों 0 से पाई ले रहे हैं, है ना। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। -π/2 से π/2 हो गया, 0 से पाई हो गया। अब 10 में देखो, तो 10 में आप देखो तो 10 में तो एक सेगमेंट ले लोगे। 10 का ग्राफ अगर आप लोगों को आंखें बंद करके, चेहरा वहरा याद नहीं करना है, ग्राफ याद करना है ना। अगले 1 साल 2 साल के लिए आंखें बंद करके किसी का चेहरा याद मत करना, माता पिता का कर लेना बस, है ना। बाकी गलत काम नहीं करने अपने को, ग्राफ याद करना है। ग्राफ से फुर्सत मिले, फॉर्मूले से फुर्सत मिले, कॉन्सेप्ट से फुर्सत मिले, तब जीवन में कुछ और सोचेंगे। ठीक है, तो आंखें बंद करें, 10 का ग्राफ अज्यूम करें, आंखों के सामने देखें भाई। तो -π/2 से π/2 वाली रेंज ले लूं, देख जरा। अरे बोल भाई, बोल भाई। ऐसा बनता है ग्राफ 10 का, 10 का ग्राफ ऐसा बनता है। तो -π/2 से π/2 ये जो रेंज है, ये जो वैल्यू है, ये -π/2 होती है ग्राफ में, ये π/2 होती है। ग्राफ मैंने बोला था आप लोगों को ग्राफ करने को, -π/2 से π/2 ट्रिग्नोमेट्री। ग्राफ देखो जरा, तो भैया यहां पर ये वाला सेगमेंट ले लें, देख सारी वैल्यू आ रही है -∞ से +∞, पर -π/2 और π/2 इन्वॉल्व नहीं होते। 10x में -π/2 से π/2 इन्वॉल्व नहीं होते। तो आप क्या करोगे? तो सर आप यहां पर एक काम करो ना, आप यहां पर ओपन इंटरवल कर दो -π/2 से π/2। बोल भाई कोई दिक्कत? बोल भाई कोई दिक्कत? हाँ या ना, जल्दी बोल। हाँ या ना, जल्दी बोल, जल्दी बोले भाई, हाँ या ना। कोई प्रॉब्लम? डोमेन, रेंज, कुछ भी लिखने में 1% भी प्रॉब्लम फील हो रही है बता दो, 1% भी प्रॉब्लम फील हो रही है, जल्दी बता। कोई प्रॉब्लम नहीं, एकदम बिंदास, एकदम स्मूथ, स्मूथली डन, है ना, एकदम बढ़िया प्यारा सा कवर ड्राइव। चलिए बहुत सुंदर। अच्छा, कॉस इनवर्स और टेन इनवर्स का ग्राफ बना लेंगे। कैसे बनाएंगे? कॉस का ग्राफ इस रेंज में 0 से पाई में, फिर y = x वाली लाइन, उसके अबाउट रिफ्लेक्शन। तो वो आपको एनसीईआरटी में बना हुआ है, आप लोग स्वयं से भी बनाकर देखें। मेथड मैंने सिखा दिया, साइन इनवर्स का मैंने बनाकर भी दिखा दिया। बोल भाई क्लियर है? क्लियर है? ये 3 फंक्शन की डोमेन रेंज,
इनके रिवर्स वाले हैं उनको भी हम देखेंगे, पर अभी ये 3 क्लियर होने चाहिए, एकदम क्रिस्टल क्लियर, एकदम क्रिस्टल क्लियर। क्लियर, बहुत सुंदर। अब इसके बाद सर इसमें क्वेश्चन कैसे, तो इसमें हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज और सीख लेते हैं, कन्वर्जन। कन्वर्जन का मतलब क्या हो गया, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे रखा है, उससे दूसरे में कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसे दूसरे में कैसे कन्वर्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बोलूं साइन इनवर्स ऑफ 1/2, तो इसका मतलब क्या हुआ कि साइन इनवर्स ऑफ 1/2 का मतलब हुआ, इसको अगर मैं थीटा लेट करूं तो भैया थीटा की कौन सी वैल्यू, थीटा की कौन सी वैल्यू 1/2 देगी, इसका यही मतलब हुआ बच्चों, साइन थीटा 1/2। बोल भाई बच्चों, क्लियर है। अब थीटा की वैल्यू सर आपको पता है, थीटा की वैल्यू कौन सी हो गई, 30 डिग्री, π/6। तो यहां पर इसका मतलब क्या हो गया, यहां पर इसका मतलब क्या हो गया, थीटा इज इक्वल टू π/6, है ना। तो सर अगर कल के दिन अगर मुझे इस सवाल में अगर मैं इसको ये लिख दूं cos इनवर्स ऑफ √3/2, तो भी तो सर थीटा मेरा कितना हो गया, तो भी तो मेरा थीटा π/6 हो गया। देख भाई हो गया। तो इसका मतलब सर साइन इनवर्स ऑफ 1/2 और cos इनवर्स ऑफ √3/2 तो एक ही बात हो गई, ये दोनों एक तरीके से कनेक्ट हो गए। क्यों, क्योंकि दोनों को ही सॉल्व करूंगा तो थीटा π/6 आएगा। और सर अगर कल के दिन मान लो मैं tan इनवर्स में खेल रहा हूं, मेरा मन है मेरा tan से दोस्ती है, तो tan इनवर्स 1/√3 भी लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं। बोल भाई, ये भी थीटा π/6 होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ट्रिग्नोमेट्री में जैसे करते थे ना, एक से दूसरे में कन्वर्ट हो जाते थे, सेम यहां पर भी पॉसिबल है। बस आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, अंदर जो फंक्शन है, अंदर जो फंक्शन है उसको पहचानना और उसके तरीके से ट्रीट करना है। यानी कि अगर मेरा कोई साइन इनवर्स a/b लिखा है, समझना, तो कॉस इनवर्स बेटा कितना हो जाएगा। तो जैसे बचपन में करते थे ना, सेम वही काम करना है। क्या काम है बचपन वाला, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाओ, बना लिया। अब साइन इनवर्स a/b है, साइन इनवर्स a/b है, इसे लेट कर लो थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ a/b हो गया। तो साइन थीटा कितना हो गया, a/b। अगर मैं इसको थीटा ले लूं तो a क्या हो गया, परपेंडिकुलर, और b क्या हो गया, हाइपोटेनियस। साइन इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। बोल भाई, बेस क्या हो गया, √(b² माइनस a², यूजिंग पाइथागोरस। बोल भाई, अब इस थीटा के लिए तुम cos, tan, cot, cosec, sec 6 के 6 लिख सकते हो। बोल भाई, लिख सकते हो ना। जैसे मैं बोलूं कि भैया थीटा में cos क्या होगा, बता जरा, cos थीटा कैसे लिखेंगे, तो बहुत आसान है सर, √(b² माइनस a² अपॉन b। बोल भाई, tan थीटा कैसे लिखेंगे सर, a अपॉन √(b² माइनस a², है ना। अच्छा, अब ऐसा लिख दिया तो थीटा कैन बी रिटन एज cos इनवर्स ऑफ दिस थिंग। तो यहां से मैं ये लिख दूं कि थीटा इज cos इनवर्स ऑफ दिस होल थिंग। बोल भाई, लिख सकता हूं, हाँ या ना, हाँ या ना। ठीक है, तो एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को, इनवर्स को भी हम कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं, इस तरीके से। कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत किसी को। दूसरी बात, कन्वर्ट करना सीख गए। दूसरी बात, जब भी आप आउटपुट बताएंगे, जैसे साइन इनवर्स ऑफ 1/2 का आपने बताया, साइन इनवर्स ऑफ 1/2 का, थीटा इज इक्वल टू π/6। अब यहां पर आप बुद्धिजीवी ना बने,
अत्यधिक बुद्धि ना लगाएं, जनरल सॉल्यूशन निकाल के। सो थीटा इज इक्वल्स टू एन पाई प्लस माइनस वन की पावर एन पाई बाई 6। तो सर ये एंगल पाई बाई 6 भी हो सकता है, 5 पाई बाई 6 भी हो सकता है। तो हे प्रभु, मेरा हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि इस बात को बोलने से पहले अपने आप को 2 थप्पड़ मारे। क्यों? क्योंकि अभी अभी आपने सीखा कि साइन इनवर्स की जो रेंज है वो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 है। भैया आउटपुट ही पाई बाई 2 तक ला रहा है, तुम 5 पाई बाई 6 बोल रहे हो, यानी 150 डिग्री। बात कर रहे हैं कि साइन इनवर्स की जो मैक्सिमम जा सकता है 90 डिग्री। तो बोल भाई कैसे होगा? समझ पा रहे हो? भैया कोई बोले कि सर थीटा यहां पर 5 पाई बाई 6 क्यों नहीं लिया आपने? थीटा 5 पाई बाई 6 भी तो हो सकता है ना, ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से। अगर इतना सा पार्ट मैं देखूं तो 5 पाई बाई 6 भी हो सकता है, पर 5 पाई बाई 6 क्यों नहीं लेना है? क्योंकि भैया 5 पाई बाई 6 ले लेंगे तो भैया आउटपुट जो है ये जो अभी अभी सीखा रेंज, रेंज का मतलब ही आउटपुट, मैक्सिमम वैल्यू पाई बाई 2 तक जाना है, इसके बाहर नहीं जाएंगे। फंडा एकदम क्लियर? बोल भाई फंडा एकदम क्लियर, क्रिस्टल क्लियर चीजें। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री एकदम आपको 3 लेक्चर आपकी, दो लेक्चर में एनसीईआरटी खत्म, 1 लेक्चर में और आगे वाला। आप देखना मैथ्स, आपको जो डर लगता था ना, क्लास स्टार्ट हुई थी अंधेरे वाला सीन था, जैसे अब उजेले वाला सीन हो गया है ना, बस वही होने वाला है आप लोगों के साथ। बशर्ते आप उसी एनर्जी के साथ, उसी ऊर्जा के साथ, उसी ईमानदारी के साथ बेटा जुड़े रहे मेहनत में। ठीक है, चलिए, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। तो ये समझ गए? ये समझ गए कि 5 पाई बाई 6 क्यों नहीं लेना है? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं? हाँ है ना? चलिए, अब आपको इसी तरीके से बच्चों एनसीईआरटी अगर आप खोलोगे ना, तो एनसीईआरटी माता, अब जो भी आपको बोलना हो है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री वाले टीचर्स के लिए बड़ी अच्छी चीज है, क्योंकि अच्छे लेवल पे दी है। मैथ्स में तो अत्याचार किया है, मतलब मैथ्स की एनसीईआरटी को किताब कहने में भी मतलब ठीक है, किताब तो है, पर ठीक है, बस जी रहे हैं। तो है क्या भैया एनसीईआरटी वालों का? एनसीईआरटी में आप देखेंगे, अगर आप एनसीईआरटी देखेंगे, है ना, जल्दी से मैं करवा देता हूं। एनसीईआरटी आप खोलेंगे तो शायद आपको अभी नजर नहीं आएगा, मैं थोड़ा सा मैं अभी इस पे स्क्रीन पर नहीं चला रहा हूं, है ना, क्योंकि उतना जरूरी है नहीं। आप लोग अगर एनसीईआरटी खोलेंगे तो ये तमाम तरीके के ग्राफ कर्व नजर आएंगे आपको। ठीक है, ये सब पढ़ने के बाद इन्होंने जो एक्सरसाइज बनाई है, ये देखो एक टेबल नजर आएगी आपको, ये डोमेन रेंज की टेबल है। ठीक है, इसे समझते हुए समझना है, समझते हुए लिखेंगे, और इसमें जो डाउट आएगा, हम 3 की मैंने बता दिया, अगले 3 की हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है जी। इसके बाद आप देखें तो आपको जो एक्सरसाइज 2.1 है, एक्सरसाइज 2.1 में खूब सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, पर गरीबी वाले, तो जल्दी से हम उन क्वेश्चंस को कर लें। जल्दी से हम उन क्वेश्चंस को कर लेते हैं। जैसे एक्सरसाइज 2.1, जैसे पहला क्वेश्चन है साइन इनवर्स ऑफ -1/2, इसकी वैल्यू बतानी है। फिर कॉस इनवर्स ऑफ √3/2, आपको इनकी प्रिंसिपल वैल्यूज बतानी है। प्रिंसिपल वैल्यू का मतलब हो गया, प्रिंसिपल वैल्यू का मतलब क्या हो गया, उसकी रेंज में लाए करनी चाहिए साहब। कॉसेक इनवर्स 2, ये एनसीईआरटी के स्टार्टिंग के क्वेश्चन, आप चाहो तो वर्बली भी कर सकते हो, मतलब इतना ज्यादा इजी है। अब साइन इनवर्स ऑफ -1/2 कितना हो गया? बताओ भाई, -π/6, -π/6। कॉस इनवर्स ऑफ √3/2 कितना हो गया? कॉस में √3/2 कितना हो गया? π/6। कॉसेक इनवर्स ऑफ 2, कॉसेक इनवर्स ऑफ 2 का मतलब क्या हो गया? साइन इनवर्स ऑफ 1/2। भाई कॉसेक इनवर्स ऑफ 2 इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1/2, π/6, है ना। तो देख रहे हो ये एनसीईआरटी वाले,
तो इस टाइप के क्वेश्चन है, आप इनको खत्म कर देंगे। एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 1 आप लोग खत्म कर देंगे, बताइए जी, ठीक है। ठीक, अगले लेक्चर में हम इसके आगे करेंगे, अगले लेक्चर में हम इसके आगे करेंगे। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1 आप लोग अच्छे से खत्म कीजिए। आरडी शर्मा की स्टार्टिंग में एक्सरसाइज नंबर 1 जो है वो भी इसी पे बेस्ड है, वो भी आप करें। इसके अलावा हमारे मटेरियल में स्टार्टिंग में एक्सरसाइज 1 में आपको 2-3-4 सवाल मिल जाएंगे, क्योंकि एकदम हलवा लेवल की चीज है। ठीक, ये सब करें। आज की क्विज में क्योंकि थोड़ा सा स्टार्टिंग में टाइम हमारा डिले हो गया, कनेक्टिविटी इशू और बाकी सब में, अदरवाइज हमने जो क्विज बनाई है वो थोड़ी सी आगे की है, पर कोई बात नहीं, आप उसे अटेम्प्ट करना चाहें कर सकते हैं, अदरवाइज अगली क्लास में भी कर लेंगे हम। तो अभी कर लीजिएगा ताकि आपको एक आइडिया लग जाएगा किस तरीके से चीजें पढ़ने वाले हैं, ठीक है। कॉसेक इनवर्स ऑफ 2 साइन, इस टाइप की सारी चीजें कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। मैं इसमें थोड़ा सा आपको आगे का बता देता हूं एक क्वेश्चन। अगर मान लो हमें साइन ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ √3/2 बताना हो, ये कितना होगा? साइन ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ √3/2, देखिए जरा। तो पहले आप इसको क्या करेंगे, पहले आप इसको पकड़ो, बोले भाई कॉस इनवर्स ऑफ √3/2 इसकी वैल्यू कितनी है? π/6, π/6 ना। तो साइन को तो इसको ऐसे ही रहने दो, अंदर वाले को लिखा π/6, और साइन π/6 होता है 1/2, तो ये आ गया आपका आंसर, यही हो गया ना। कोई डाउट किसी को? कोई डाउट किसी को? नहीं, ये हो गया मेथड नंबर 1। अब इसी क्वेश्चन को हम एक और तरीके से करें, अगर देखना जरा, मेथड नंबर 2, साइन ऑफ, ये कॉस इनवर्स जो है इसको हम साइन इनवर्स में लिख सकते हैं क्या? तो अभी अभी ट्रांसफॉर्मेशन सीखा है ना, कन्वर्जन सीखा है ना, तो कॉस इनवर्स वाले को साइन इनवर्स में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? कॉस इनवर्स वाले को साइन इनवर्स में लिखिए। अगर कोई एंगल कॉस इनवर्स √3/2 है तो साइन इनवर्स कितना होगा? ये हो गया बेस, ऐसे देखो, ये हो गया बेस, ये हो गया हाइपोटेनियस। साइन होता है परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस तो 2 का 2 रहा, परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा? दिस 4 हाइपोटेनियस स्क्वायर यानी 4 माइनस बेस स्क्वायर यानी 3, 4 माइनस 3 1, और उसका √1, तो साइन इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स 1/2। अच्छा, अब जरा देखो ये क्या कह रहा है भैया। पहले तो साइन, यानी कि आपके पास एक मशीन है, उसमें आपने एक इनपुट दिया और एक आउटपुट आएगा, पर आउटपुट इनपुट जो दे रहे हो वो क्या दे रहे हो? 1/2 का रिवर्स में। भाई दोनों कैंसिल नहीं हो जाएंगे? सर एक बार आपने बर्फ थी, उसे पहले पिघलाया, लिक्विड बना, अब आपने एक ऐसी मशीन में रख दिया जो लिक्विड से वापस सॉलिडिफाई हो जाए, तो वापस वही आ जाएगा। क्या ये बात समझे? क्या ये बात समझे? साइन ऑफ साइन इनवर्स, तो साइन ऑफ साइन इनवर्स 1/2 वापस से 1/2 ही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये इनवर्स फंक्शन है इसका। भैया ये जो काम कर रहा है, ये मशीन जो काम करेगी उसका ये उल्टा कर देगा, तो वापस वही का वही आ जाएगा। बोल भाई, कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत किसी भी बच्चे को? हाँ या ना? अगर मैं ऐसे ही लिखूं कॉस इनवर्स ऑफ साइन, कॉस ऑफ साइन इनवर्स 1/2, इसकी वैल्यू कितनी आएगी? इसकी वैल्यू कितनी आएगी? इसकी वैल्यू कितनी आएगी? कॉस ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 1/2। तो इसके दो मेथड, फिर से दो मेथड देख भाई। मेथड नंबर 1, सर पहले तो हम यहां पर साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू लिख देते हैं। साइन इनवर्स 1/2 यानी π/6, तो π/6 लिखा तो ये बन गया √3/2।
क्योंकि साइन इनवर्स 1/2 π/6 होता है। मेथड नंबर टू देखें। मेथड नंबर 2 में क्या होगा सर, ये तो कॉस रहने दिया, अंदर साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स में कन्वर्ट कर दिया। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस सेम ऊपर बन जाएगा √3/2, और कॉस ऑफ कॉस इनवर्स फिर से वही एक दूसरे के इनवर्स हैं, इनवर्स एक दूसरे को काटेगा। देखो कोई प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम, एनी सिंगल प्रॉब्लम, सिंगल डाउट? चलिए बहुत सुंदर, ठीक है जी, शुक्रिया, धन्यवाद, है ना। अगली क्लास में हम आगे बढ़ेंगे। एक्सरसाइज इसकी पहली जो एक्सरसाइज है 2.1 वो सॉल्व करें, आरडी शर्मा सॉल्व करें पहली एक्सरसाइज, डाउट्स पूछें और आगे बढ़ें। खुश रहें, मस्त रहें, ठीक है। चलिए, थैंक यू।